सत्ता में आने से पहले कांग्रेस और भाजपा ने घोषणा पत्र के माध्यम से जनता के बीच अपने वादे रखे। इन वादों में से जनता ने कांग्रेस के वादों के साथ अपना मत दिया। कांग्रेस ने सरकार बनाने के साथ ही अपने जन घोषणा पत्र को अमली जामा पहनाना शुरू किया। दिसंबर 2018 के बाद सरकार ने लगातार अपने वायदों को पूरा करने के लिए योजनाएं बनाई और धरातल पर उतारा। हालांकि इस बीच कुछ घोषणाएं ऐसी रही जिन पर काम पूरा नहीं हो सका। ऐसे में एक बार फिर जन घोषणा पत्र पर समीक्षा करके नया रोड मैप तैयार किया गया है। उधर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि कोरोना काल में भी सरकार ने बेहतर काम किया। इसी का नतीजा रहा कि सितंबर 2020 तक 52% घोषणाएं सरकार ने पूरी कर ली। तो हमारा जो जन घोषणा पत्र है उसमें 52% 2 साल में पूरे हो गए। अब हम लोग और कितने हो गए उसके ऊपर देखेंगे। कल जब इसकी समीक्षा होगी तो पता चलेगा कि कितने हो गए और कौन से वादे रह गए। उसको हम किस गति से, हमने तो 1.5 साल तो कोरोना का भी सामना किया है, उसके बावजूद आप देखिए कि बजट का इम्प्लीमेंटेशन भी हम बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं। और हम जन घोषणा पत्र जो हमारा कांग्रेस पार्टी का है, जिसको सरकारी दस्तावेज हमने बना रखा है, उसकी भी हम लोग पालना करें। कांग्रेस अपने जन घोषणा पत्र में किए गए वादों में अधिकतर वादों को पूरा करने का दावा कर रही है। साथ ही इन आंकड़ों को देखते हुए पार्टी उत्साहित भी नजर आ रही है। लेकिन उधर भाजपा कांग्रेस पर सीधा निशाना साध रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि प्रदेश में जनहित से जुड़े मुद्दों को पूरा नहीं किया गया है। हालांकि सरकार बचाने में जिन निर्दलीय और बसपा विधायकों का सहयोग रहा, उनके वादे जरूर पूरे किए गए हैं। मेरे ख्याल से अभी ओलंपिक चल रहे हैं, खिलाड़ी अपने अपने परफॉर्मेंस का आकलन करते हैं। अशोक गहलोत जी शीशे के सामने खड़े होकर गीता पर सौगंध खा के कहें कि मैंने इतने वायदे किए थे, इतने पूरे कर दिए, तो मुझे लगता है कि खुद वो ये सौगंध ले नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई वायदा पूरा नहीं किया जो राजस्थान की जनता के हितों से सीधे सीधे जुड़ा हो। ये अलग बात है कि सरकार बचाने के लिए उन्होंने जितने बीएसपी के, जितने निर्दलियों से, जितने पार्टी के असंतुष्ट विधायकों से जो वायदे किए होंगे, वो किसी न किसी रूप में पूरा करने की कोशिश जरूर की है। घोषणा पत्र को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने हैं। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि जनहितों से जुड़े कई वादों को पूरा किया जा चुका है, लेकिन भाजपा इसे खारिज कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज।
नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में बात करेंगे सरकार का मंथन, सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के मंथन हो, चाहे फिर मैनिफेस्टो का मंथन हो। ये पूरा समय कहें कि राजस्थान की राजनीति के लिए काफी महत्वपूर्ण कह सकते हैं। मंथन सरकार खुद भी मानती है कि मंथन में कुछ तो निकलता ही है। अभी अजय माकन जो राजस्थान के प्रभारी हैं, वो 2 दिन मंथन करके गए। तीसरा दिन उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों से चर्चा की। मंथन में सरकार वापसी 2023 में हम वापसी कैसे कर सकते हैं, उस पे मंथन हुआ। मंत्रियों की ये कहें कि रिपोर्ट कार्ड वो लिया गया। कहाँ हम कौन सी स्कीम में वीक हैं, कौन सी स्कीम को हमें ज्यादा भुनाना चाहिए, किस तरह से काम चल रहा, तमाम पहलुओं को 1 to 1 उसमें चर्चाएं हुई हैं। क्या किसने कहा, कुछ चीजें बाहर निकल के आ रही हैं, कुछ बाहर जा रही हैं। लेकिन इतना तय है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो कुछ लोग संगठन में सेवा करने की जो इच्छा जाहिर कर चुके हैं, मुझे लग रहा है वो संगठन में सेवा करेंगे। और कांग्रेस में ये माना जाता है कि संगठन सर्वोपरि, लेकिन क्या वास्तव में वो रूट अभी भी है? बहुत सारे लोगों को पहले भी देखा है। और पार्टी चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी में भी हाल ही जब यूनियन कैबिनेट का रिसफलिंग जब हो रहा था तो कई दिग्गज जो थे उन्हें संगठन की सेवा के लिए कहा, चाहे वो प्रकाश जावड़ेकर हो, चाहे रविशंकर प्रसाद हो। ऐसे दिग्गज हैं जिनके लिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पार्टी का एक फेस की तरह देखा जाता है उनको। तो पार्टियों के लिए एक ये मंथन का जो वक्त होता है उसमें कुछ निकाल करके लाते हैं कि इस व्यक्ति की कहाँ सेवा लेनी है। लेकिन बात राजस्थान की करें तो वास्तव में इस मंथन से क्या होने वाला है? 2023 की तस्वीर साफ हो पाएगी या फिर कुछ और ताम्रध्वज जो छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो ऑल इंडिया एआईसीसी की तरफ से मैनिफेस्टो कमेटी की चेयरपर्सन है। जहां गवर्नमेंट है कांग्रेस की, वहां मैनिफेस्टो का रिव्यू करते हैं और रिव्यू के बाद में देखते हैं कि कितने परसेंटेज काम इतने साल में हो पाया है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी साहब हैं, श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं, राखी राठौड़ जी भाजपा से हैं और विक्रम सिंह शेखावत जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं। ओम जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। देखिए, मैनिफेस्टो को लेकर के बहुत बार आर्टिकल्स मैंने देखे हैं। आप लोगों ने भी कई बार कहा कि मैनिफेस्टो महज एक औपचारिकता रह गया है और मैनिफेस्टो को गौर नहीं करता। ये बात बता रहा हूं मैं कुछ साल पहले की। लेकिन एक राजस्थान में एक अच्छी परंपरा कह सकते हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कि मैनिफेस्टो पे कितने काम होते हैं, पूरे हो पाते हैं नहीं हो पाते हैं, लेकिन एक केंद्र बिंदु या कैबिनेट में उसे पारित करके कहते हैं कि हमारा एजेंडा ये है, ऑफिसर्स को इस एजेंडे पे काम करना है, पार्टी कोई भी हो। लेकिन ये कह सकते हैं कि कुछ हद तक एक लायबिलिटी जो है राजनीतिक दल महसूस करते हैं कि हमने जो वादा किया उसे पूरा भी करना है। एक अच्छी पहल कह सकते हैं इसे। इस पर कोई शक नहीं कि राजस्थान ऐसा प्रदेश है जहाँ पर चाहे सत्ताधारी दल कांग्रेस रहा हो चाहे सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी रहा हो, उन्होंने हमेशा अपने घोषणा पत्रों को लेकर के चर्चा की है। इसमें कोई शक नहीं। गौर सिंह शेखावत साहब भी यही करते थे, वकील गाजी भी यही करती थी। एक मिनट जी, मैं आऊंगा आपके पास में वापस। ओम जी, मैं कंटिन्यू करूंगा आपको। ओम जी के वहां पे कुछ हल्की नॉइस थी जिसकी वजह से परेशानी आ रही थी। मैं वापस कंटिन्यू करना चाहूंगा। जी ओम जी। हाँ, राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसमें कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, इन दोनों ने अपने मैनिफेस्टोज को हमेशा बड़ा सीरियसली लिया है, उनके बारे में चर्चा की है और लोग उसी के बारे में लेकर के और उनसे सवाल करते रहे। मीडिया भी उन्हीं बातों को लेकर मुखातिब होता रहा। उसके बाद में कुछ और चीज़ें हो गई हैं जिनकी वजह से पॉलिटिकल रुझान जिस तरीका हुआ करता था वो कुछ बदलाव हो रहा है और अब बातें कुछ और होने लगी। जैसे कांग्रेस का अभी जो 2 दिन का जो सारा मंथन हुआ, इस मंथन का अर्थ, इसकी पृष्ठभूमि जानना बहुत जरूरी है कि लंबी पृष्ठभूमि है, उस पृष्ठभूमि में किस तरीके से इनके यहाँ जो भी दबाव ग्रुप बने, प्रेशर ग्रुप बने, उनके साथ में जो टेंशन हुआ उनमें कितना कुछ ठीक हो गया, इसको स्थापित करने की चेष्टा थी। और जो इनके प्रभारी महामंत्री हैं जो दिल्ली से आए माकन साहब, उन्होंने कहा कि मैं 1 to 1 जो चर्चा की है उससे मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कोई सरफुटोवल नहीं है और सब एकजुट हैं और कांग्रेस ये वापस शासन में आएगी, इस तरह की बातें वो कह रहे हैं। और उसके बाद में वो जो दूसरे साहब जो जनरल सेक्रेटरी अभी आ रहे हैं, जो मैनिफेस्टो का ही सारा सब कुछ देखते हैं, वो भी कुछ देखेंगे और उसके बाद में बोलेंगे। लेकिन इससे नहीं बनेगी बात, मुझे ऐसा लगता है। बात उससे बनेगी जो हम आंक रहे हैं, हम लोगों के जो मुद्राएं देख रहे हैं, हम लोग जो उनके पीछे पिछवाड़े की सारी बातें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और उसके बाद में लगता है कि अच्छा नहीं है
पॉलिटिकल पार्टीज में अपना बड़ा टेंशन है, जो सत्ताधारी दल है उसमें बड़ा टेंशन नजर आता है, लेकिन जो जिनको कोट कर सकते हैं, जिनके कही हुई बात को लेकर के सामने मान सकते हैं, तब तो लगता है कि जैसे सब कुछ बड़ा नॉर्मल और कांग्रेस पुनः स्थापित होने जा रही है। जैसे भारतीय जनता पार्टी कहे कि सब कुछ बड़ा गड़बड़ हो गया, हम वापस आ रहे हैं, ऐसी बात है। मुझे लग ये रहा है कि जो कुछ हुआ है और मंथन वगैरह जो कुछ हुआ, उस मंथन उस तरीके से नहीं हो रहा, उस तरीके से उसकी चर्चा नहीं हो रही कि खुल करके मीडिया से बात करते हो। मीडिया खुद ही खोजता है, मीडिया खुद ही बताना चाहता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मीडिया को स्वीकार किया नहीं जाता है, लगता यही है कि जो कुछ वही कह रहे हैं वही सत्य है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि इस मंथन का कोई विशेष प्रभाव पड़ेगा। मंत्रिमंडल के विस्तार की बात है वो लगभग होगी, लेकिन वो कैसी होगी उसमें भी बहुत अलग किस्म की बातें समझ में आ रही है। ऐसा नहीं होने वाला है कि सब आकर के और एक लिस्ट दे दी कि इनको आप ऐसा कर दीजिए, इनको बाहर कर दीजिए, ऐसा नहीं है। राजस्थान का जो नेतृत्व है इस वक्त कांग्रेस का, वो इतना समर्पण भावी नहीं है। आला कमान के लिए भले से समर्पित हो, लेकिन साथ साथ में ये तय है कि वो वही होता हुआ देखेंगे हम जो यहाँ की लीडरशिप चाहती है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष स्वतंत्र रूप से तो है नहीं, उनका सारा स्वरूप भी हमें ज्ञात है, और जिस तरह के आक्रमण उन पर हो रहे हैं उसको लेकर के उनकी स्थिति बहुत अलग नजर आती है। तो ये कह सकते हैं कि अभी संगठन सर्वोपरि नहीं रहा? नहीं, बहुत सारी बातें हो गई। देखिए, राजनीति में से पॉलिटिकल मोरालिटी गायब हो गई। राजनीति में से संगठन का जो सिलसिला था, जो सबसे सर्वोपरि हुआ करता था, जो डिक्टेट करता था अपनी सरकार को, जो कुछ हम घोषणाएं करके आए उनको इम्प्लीमेंट कीजिए, वो बात ही नहीं रही। उस जिस तरह की बातें कहते हैं वो समझ में ही नहीं आता है। चलिए, मैं वापस आ रहा हूं आपके पास में, श्याम जी के पास जाना चाहूंगा। सर, ओम जी ने जो बात कही अभी कि स्थितियां और परिस्थितियां बदल गई हैं, मंथन चाहे वो ताम्रध्वज जी का हो या फिर अजय माकन का हो, इसके कुछ मायने हैं? योगेंद्र जी, जिस प्रकार से सचिन पायलट मांग उठा रहे थे कि जो हम वादे करके जनता से आए थे वो पूरे हुए नहीं, तो प्रामाणिकता के आधार पर, क्योंकि घोषणा पत्र में जो कुछ हुआ, आज दूसरी बैठक कर रहे हैं और केंद्र के बनाए हुए हैं, हाईकमान के बनाए हुए कमेटी के चेयरमैन है और सदस्य अमर सिंह जी जो सांसद है वो आए हैं, परीक्षा की है, और ये एक दावा किया गया है कि हमने 64% दावे पूरे कर दिए हैं। अब ये 64%, पहले 2 साल में हमने कहा, वो कह रहे थे कि 52% हमने दावे पूरे किए, और अब 64% दावे पूरे करने की बात आ रही है, और वो कह रहे हैं कि हम इसकी रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंपेंगे। तो अब ये सचिन पायलट का जो आरोप है कि हम वादे पूरे नहीं कर रहे, तो अशोक गहलोत बड़े चतुर है राजनीतिक तौर पर, वो की समझदार भी है कि मेरे कई भी बातों को मत मानिएगा, जो मैंने किया है वो दस्तावेज दिखा रहा हूँ, उसको जाकर के आप हाईकमान को बता देना कि मैंने जो कुछ जनता से वादे किए वो पूरे किए, वो बता रहे हैं। क्योंकि अब जिन्होंने सही कहा कि जो संगठन जिस प्रकार से निगरानी पहले रखता था और आदेश देता था, वो प्रवृत्ति समाप्त हो गई, क्योंकि हर मुख्यमंत्री चाहता है कि संगठन उसके अनुसार काम चले और उसके अनुसार सारी गतिविधियां हो। तो राजस्थान का भी एक दुर्भाग्य है कि पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस का 1 साल तक संगठन नाम की चीज नहीं था। ये एक पहली बार मेरे को देखने को मिला। ओम जी भी इतने दिन से, मैंने भी राजनीति के करीब 40 साल देखे हैं, लेकिन इस तरह की स्थितियां कभी कांग्रेस में, आप बीजेपी में देखने को नहीं। बीजेपी में बीच में 84 दिन देखने को मिली थी कि अध्यक्ष था ही नहीं। तो ये बात सही है कि जिस प्रकार से संगठन को मजबूत रखना चाहिए, क्योंकि संगठन के आधार पर चुनाव जीता जाता है। अब 2023 मिशन की बात तो कर रहे हैं आप अजय माकन जी, लेकिन वो अभी तक ये नहीं कह पा रहे कि मैं संगठन नहीं बना पाया 1 साल में। क्योंकि देखिएगा, आप प्रभारी बने, आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि आप संगठन सबसे पहले प्रायोरिटी के आधार पर बनाते, लेकिन आप नहीं बना पाए, आप समन्वय नहीं कर पाए सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच। तो ये दूरियां हैं, इस दूरियों को कमी कैसे पूरी होगी ये तो समय बताएगा। क्योंकि आप देखिएगा कि सचिन पायलट जो मांग कर रहे हैं उसके अनुरूप अगर पूर्ति नहीं होती है तो निश्चित विवाद घटेगा नहीं, बढ़ेगा, क्योंकि हिस्सेदारी तो मिलेगी सरकार में। मैं मान के चलता हूँ कि 3 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री और उसके बाद 4 संसदीय सचिव बनने वाले हैं, ऐसे सूत्रों से मिल रहा है जो सामने आ रही है बातें। ये मान के चलिएगा कि जब इतने लोग की हिस्सेदारी सरकार में आ जाएगी उनकी, तो वो हस्तक्षेप बढ़ेगा, और हस्तक्षेप बढ़ेगा तो मुख्यमंत्री के लिए चुनौती आएगी सामने। श्याम जी, वापस लौट रहा हूँ। विक्रम जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। देखिए, 2023 का लक्ष्य रखना चाहिए। हर राजनीतिक दल के लिए महाकुंभ होता है और हर कोई इसमें डुबकी लगाना चाहता है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 2023 का लक्ष्य, हम ये कहते हैं कि धरातल पे काम संगठन करता है, सत्ता
में जो भी पार्टी होती है, सरकार अपने तरीके से काम करती है, संगठन, तभी तो कहा जाता है कि संगठन और सत्ता के बीच बेहतर तालमेल है, सामंजस्य है। उसका पता यूं चलता है, संगठन के बिना आप कर नहीं सकते। कुछ संगठन अभी खड़ा नहीं हो पा रहा है, आपके जिला अध्यक्ष नहीं बने हैं, 1 साल से ज्यादा वक्त डोटासरा जी को हो चुका है, कैबिनेट रिसफलिंग नहीं हो पा रही, लेकिन संगठन भी तैयार नहीं हो पाया। तो 2023 के हम सपने देख रहे हैं, हम सोच के चल रहे हैं कि 2023 में जाएंगे। बिना संगठन ज्यादा लंबा वक्त नहीं बचा है। आपकी सरकार नवंबर में 3 साल कंप्लीट कर चुकी होगी। और मंथन को लेकर जैसे भी ओम सैनी साहब कह रहे हैं कि मंथन है, कुछ लोगों का कहना भी था कि मंथन से कुछ होने वाला नहीं है। जो ऐसे मोड़ पे जब कांग्रेस है, तो आप प्रतिपक्ष को भी एक अवसर दे रहे हो कि ठीक है, जो कुछ चल रहा है, उन आक्रामकता से भरे जो मुद्दे हैं, प्रतिपक्ष के प्रहार हैं, उनसे बचने के लिए आपके पास में संगठन भी होना चाहिए। ये नहीं कि चलिए सब इतने पदाधिकारी हमारे पास में बने हुए, प्रदेश अध्यक्ष बना हुआ है, इन सब से हो नहीं सकता। संगठन बनाने में इतना वक्त लग रहा है। अभी सबसे पहले जो प्रायोरिटी थी सरकार और संगठन की, वो थी कोरोना से निपटना। लगभग ये 1 साल है, कुछ आप राजनीतिक रूप भी देख सकते हैं, लेकिन उसके पीछे वास्तविकता ये भी थी कि कोरोना से निपटना जो सबसे पहली प्रायोरिटी ये थी। कोरोना काल में आप राजनीतिक नियुक्तियां, राजनीतिक बातें करना, ये मुझे नहीं लगता था कि ये सही था। उस वक्त आपने देखा होगा कि हमारा जो निवर्तमान जो जिलाध्यक्ष थे और लगभग निवर्तमान ब्लॉक अध्यक्षों ने पार्टी संगठन के साथ खड़े होके उन्हीं को राहत कमेटियों में कन्वर्ट कर दिया गया था। उन्होंने सत्ता और संगठन का साथ मिलकर समन्वय करके जनता को राहत पहुंचाने के लिए हरदम उपस्थित रहे हैं। ऐसा नहीं है। दूसरी बात है कि 2023 जहां तक सवाल है, लगभग आधा सफर इस शासन का तय हो चुका है। तो निश्चित रूप से हर एक पार्टी का उद्देश्य यही होता है कि अब आगे का सफर है वो चुनौतीपूर्ण है। इस चुनौती से निपटने के लिए आप जल्दी ही देखेंगे हफ्ते 10 दिन में ही पूरे स्टेट में, पूरे राज्य में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति, ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति और विस्तारित कार्यकारिणी का निर्माण हो जाएगा। अगले 2.5 साल जो है वो आगे के 2023 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए ही काम करेंगे और जनता से किए हुए वादे भी पूरे होंगे। आपने बोला सचिन पायलट साहब ने आलोचना की है या कुछ डिमांड रखी है, इस तरह का कोई नहीं है। उन्होंने भी एक अपनी भावना रखी है कि भाई हमें वादे पूरे करने चाहिए, क्योंकि जी विक्रम जी, वापस आऊंगा आपके पास में, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आई है। मैं राखी जी के पास में जाना चाहूंगा। राखी जी, 2023 लक्ष्य से आप लोगों का भी है, इसमें कहीं होना भी चाहिए, क्योंकि राजनीति में कोई भी पार्टी होती है तो वो उसका लक्ष्य भी होता है कि हम जनता की सेवा सरकार के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी जो कह रही है कि सरकार पथ से भ्रष्ट हो गई है, मतलब पथ भटक गई है, और जिस एजेंडे पे काम करने की कोशिश करना चाहती थी वो नहीं हो पा रहा, कंट्रोवर्सी की वजह से वो उसी के अंदर लगे रहे। सरकार का दावा है कि लगभग 60 से 65% काम हम पूरे कर चुके हैं। 51% 2 साल में कर दिए थे, 55%, और अभी हम 65% काम पूरे कर चुके हैं, और बचे हुए जो हैं आखिरी के साल से पहले सारे काम पूरे कर देंगे। तो जो वादे हैं वो सरकार पूरे कर रही है, सरकार का दावा है। देखिए विनोद जी, जिस कंडीशंस में आकर के राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी, स्टार्टिंग से ही दिसंबर 2018 से लेकर के अब तक लगातार जो खींचतान लोगों के बीच में, जो काम करने वाले लोग हैं उनके बीच में जो खींचतान थी, उसकी वजह से अभी हम देख रहे हैं, जैसे ओम सैनी जी ने भी कहा कि ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप समीक्षा बैठक में क्या कर रहे हो, आप एक कमरे में बैठ करके क्या डिसाइड कर रहे हो, लेकिन आम जन में जो बात है वो सबसे मुख्य बात है जो कि होनी चाहिए। मुख्य बात ये है कि जनहित से जुड़े बहुत सारी ऐसी घोषणाएं थी जो कि कांग्रेस ने कही थी अपने इलेक्शन से पहले, लेकिन वो सभी घोषणाएं जो है वो धरातल पर आ नहीं पाई। अब ये 65% का किस तरह से आइडिया दे रहे हैं ये यही जाने, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे जो चीजें हैं वो पूर्ति नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात, अभी मैं कुछ दिन पहले देख रही थी, एक वीडियो फिर से वायरल हो रहा है जिसमें राहुल गांधी जी ने 1, 2, 3, 4 से लेकर 10 तक की गिनती गिनी थी। 99,000 करोड़ का जो कर्ज माफी का बात करके आए थे, और उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम किसानों की कर्ज माफी करेंगे, लेकिन 7,000 करोड़ लोगों की 7,000 करोड़ कुल अमाउंट जो है वो माफी देने के बाद ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने किसानों की कर्ज माफी कर दी। ऐसी बेरोजगारों के लिए इन्होंने सबसे पहले 27 लाख लोगों के लिए कहा और फिर 1.5 लाख लोगों पे कैपिंग लगा दी। अभी 4 महीने से तो ये बेरोजगारी भत्ता ही नहीं दे रहा है। तो सर कैसे बताइए आप, जो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे, और सबसे मुख्य मुद्दा जिसके बारे में ओम सैनी जी से मैं अभी चर्चा भी कर रही थी, बिजली के बढ़े हुए जो दर है,
आप ध्यान जानते हैं इस ये बात कि कितना 1 to 1 कनेक्टेड चीज है ये वाली, और पूरे देश के अंदर सबसे महंगी बिजली जो है वो राजस्थान के अंदर हो गई। कहां जनहित से जुड़े हुए मुद्दे कंप्लीट हुए हैं? ये सिर्फ और सिर्फ अपनी वाहवाही लेंगे तो सिर्फ कागजों में ये सारे काम कर लेंगे, जितना 1.5 साल से मुख्यमंत्री जी सिर्फ एक कमरे में बैठ करके सारी समीक्षा बैठक, कागजी कार्रवाई, हर चीज में कागजी कार्रवाई कर रहे हैं। तो कागजों में तो आपकी इच्छा है, आपकी कलम और आपका पेपर, आप कुछ भी लिखिए, लेकिन ग्राउंड लेवल पे ये बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो पूर्ति नहीं हुई और जनता देख रही है इसको। और ये जो मंथन जो हो रहा है सर, ये सिर्फ टाइम पास है। 1 साल से जो सड़क पर ये लोग लड़ रहे हैं वो सबके सामने, और उसका भी जैसे श्याम जी ने कहा, जैसे ही कंप्लीट नहीं हुई जो सचिन पायलट जी डिमांड कर रहे हैं, फिर से जो द्वंद्व होगा और अल्टीमेटली जनता जो है वो परेशान होगी, और घोषणा पत्र सिर्फ और सिर्फ नाम का रह गया। इसके अलावा कोई भी पूर्ति आम जन की नहीं की है। और आपके सामने यहाँ पे कांग्रेस के बैठे हैं हमारे प्रतिनिधि, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि आपने 65% जो पूरे किए हैं वो बता देना कि भाई ये पूरे किए, और मैं बता देती हूँ ये पूरे नहीं किए हैं। तो मुझे लगता है ज्यादा क्लैरिटी होगी, क्योंकि सीएम साहब की ट्वीट पता नहीं आजकल कौन देख रहा है। उन्होंने पहले भी अजीब सा एक ट्वीट कर दिया था कि यूपी के अंदर तो 62,000 केसेस दर्ज हुए हैं महिलाओं के प्रति, और राजस्थान में 42,000 हुए हैं। तो सर मैं ये कहना चाहूंगी कि उन्होंने सोची नहीं ये गणित कि यूपी की जो जनसंख्या है वो राजस्थान की जनसंख्या से 3 गुना ज्यादा, वहाँ 24 करोड़ लोग हैं, यहाँ 7 करोड़ लोग हैं। इसीलिए एनसीआरबी की रिपोर्ट में सबसे ऊपर राजस्थान है। क्राइम रोकने का वादा हमने किया था जो हम कर नहीं पाए। तो मैं तो विक्रम सिंह जी से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि वो बताएं ना कौन सा काम कर दिया, कौन सी बजट घोषणाएं पूरी कर दी, किन लोगों के काम आपने पूरे कर दिए। अभी जो आप एनसीआरबी के जो डाटा दे रहे हैं, आपने देखा होगा कि महिला, जब आप शासन में थे, जब टॉप 5 में था राजस्थान, और टॉप 5 में से 4, अरे गलत बात विक्रम, 4 राज्य, आप कहां से कांग्रेस ने आप एनसीआर, मैडम आपने अभी जो एनसीआरबी का जो नाम लिया, तो वो क्या घोषणा पत्र में शामिल था? की बात कर रही हूँ। आपने कहा क्राइम को कम करेंगे, आपने अपने घोषणा पत्र में लिखा है, शायद पढ़ के नहीं आया, लेकिन लिखाया आपने कम हुए हैं, बिल्कुल कम करेंगे, लेकिन अभी भी टॉप कर रहा है राजस्थान। आपके सीएम साहब ने ट्वीट बता रही हूँ मैं, तो ये ऑथेंटिक ट्वीट किया उन्होंने, तो पता नहीं कौन देख रहा है। योगेंद्र जी बात यही है कि अल्टीमेटली एक कमरे में बैठ करके सारी समीक्षा हो रही है, धरातल पे काम जीरो है, और वो जनता के बीच में अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत ही निश्चित तौर पे वो सब चीजें नजर आएंगी। और विक्रम सिंह जी से पूछ लीजिए ना, 65% चीजों में से कौन सी चीजें 1 2 3 बता दें, मैं बता देती हूँ कौन सी नहीं हुई है। राखी जी आपके पास लौटूंगा मैं एक बात जरूर जानना चाहूंगा आपसे कि ताम्रध्वज राजस्थान के रहने वाले कैबिनेट मिनिस्टर हैं, छत्तीसगढ़ के एआईसीसी के कहने पर उन्हें भेजा गया है, जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पे पूरी तरह से उसका वो एक मंत्री अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि मैंने ये काम किया है। एक लंबा मैराथन प्रेजेंटेशन वहां पे चल रहा किया गया मुख्यमंत्री निवास पर। तो ये तो मान सकते हैं कि केवल कांग्रेस में एक आदमी की मनमानी नहीं चल सकती, एआईसीसी के स्तर पे भी बाकायदा मॉनिटरिंग आप लोगों के में सिस्टम होगा। समय समय पर आप लोगों को कहा जाता होगा कि अपनी चीजें बताइए कितनी है, क्योंकि वादे अगर सरकार कोई कर रही है और उनकी मॉनिटरिंग के, क्योंकि इनको भी जवाब देना ऊपर जाकर के कि हाँ राजस्थान में इतने % काम है, मैंने प्रेजेंटेशन देखे, एक मंत्री दे रहा है, तो इससे मान सकते हैं कि आला कमान तक जब कोई रिपोर्ट जाती है तो फेक नहीं हो सकती, कुछ तो काम हुआ ही होगा। मुझे लगता है योगेंद्र जी ग्राउंड लेवल पे चेक करना चाहिए। आप भी क्षेत्र में रहते हैं, फील्ड में रहते हैं, जिन मुद्दों को मैंने उठाया आप खुद बताएंगे कि उन मुद्दों की क्या पूर्ति की है। ये तो मुख्य तौर पे, ये मैं मुख्य पॉइंट बता रही हूँ जो कि मैनिफेस्टो के अंदर थे। देखिए कमरे में बैठ करके कुछ भी दूं, मैं कुछ भी प्रेजेंट करूं, अधिकारी जो है वो पूरी तरह से कोई भी चीज बना करके अगर आपको दे देते हैं तो वो एज इट इज आप सामने पेश करेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। जरूरत हमेशा, चाहे राजनीति में कोई भी पार्टी हो, जरूरत ये है कि जनता क्या कह रही है उसके लिए इम्पोर्टेंट है ना सर। और वो आपके सामने, आपसे कोई बात छुपी भी नहीं है, हम देख रहे हैं। और मैं तो कह रही हूँ ना कि जो प्रेजेंटेशन दिया है विक्रम सिंह जी बता देना कि भाई ये काम हमने करा दी है, हम भी जवाब दे देंगे। तो बात अल्टीमेटली जनता तक जो है। मैं आपके बात से इससे सहमत हूँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक जवाबदेही तय करने के लिए आपके पास में कोई ऑडिट सिस्टम होना चाहिए पब्लिक का। जैसे ग्राम सभाएं होती हैं, ग्राम सभाओं के अंदर आम पब्लिक को ओपनली बैठ करके वहां देखने को मिलता है कि हाँ ये काम हुआ कि नहीं हुआ, इतने हजार, इतने नहीं, सब ये हुआ नहीं है, तो कहने का एक अवसर होता है। ये बात ठीक है, राजनीतिक दलों के लिए ये पार्टी स्तर पे हो कि इसकी ऑडिट हो कि हाँ बिल्कुल इस योजना का दावा किया जा रहा है कि धरातल पे क्या पोजीशन है। चले आप लोग बने रहिए हमारे साथ में, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, ब्रेक के बाद में जल्द लौट।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं राजस्थान में सरकार का मंथन, वो चाहे मैनिफेस्टो की बात हो या फिर विधायकों से बात जो की 1 to 1 उसकी बात हो, मंथन में कुछ तो निकलता है। मैं विक्रम सिंह जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मैं ओम जी आपके पास आना चाहूंगा। मैं एक बात बहुत अच्छी कही राखी जी ने, ये राजनीतिक लाइन से ऊपर उठ करके कि गवर्नमेंट चाहे किसी की भी हो, बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की भी हो, सरकारें अपनी तरफ से दावे करती हैं कि हमने ये किया, लेकिन उसकी एक ऑडिट होनी चाहिए। धरातल पे क्या है उसका बेनिफिट ये है कि अगर सरकारें वास्तव में कराएं को थर्ड एजेंसी से या पार्टी के कार्यकर्ताओं से, मध्य प्रदेश की टीम को यहाँ भेज के चले साहब हमारी ये योजना आप देख के आई, क्या पोजीशन है धरातल पे उसकी, होगा ये कि देखिए सरकार कोई भी हो, उनकी नियत पे मैं शक नहीं कर रहा, वो जनता के लिए ही करती है। जनता के बीच ही उन्हें 5 साल बाद फिर परीक्षा की घड़ी में जाना पड़ता है। स्थायी रहती है आपकी ब्यूरोक्रेसी। गवर्नमेंट कोई भी आए, वो उन्हें काम करना है। इससे होगा क्या कि अगर वास्तव में आप धरातल पे जाके चेक करते हैं तो जिस जनता के लिए आपने प्लानिंग की है, योजना बनाई है, उसको वास्तव में उसका लाभ मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। स्टोरीज में अपन कई बार कहते हैं, लेकिन होता क्या है कि कटिंग करके मंत्री के पास में, मुख्यमंत्री के पास में पेश कर देते हैं कि नहीं सर वो तो अखबार है, अब इनका तो क्या ऐसा ही है, पहुंचे ही नहीं मौके पर। ये देखिए सर सच्चाई है कि मैंने आज ही वहाँ विकास अधिकारी से बात की, एसडीएम से बात की, नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं, सब ठीक है। फिर क्या वो देखती है जनता की कुछ नहीं हुआ इसका, तो लगता है कि ये मैनिफेस्टो के साथ साथ सरकारों को एक ऑडिट का सिस्टम भी डेवलप करना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। देखिए अभी जैसे कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ वेबसाइट्स हैं जो इस तरह के काम करती हैं, वो सारी चीजें इकट्ठा करके उसके बाद में, लेकिन ये बड़ा खर्चीला काम है। आप जन टीवी की ओर से ले लें, हम 1 महीने बाद में सारे डाटा इकट्ठा करके बता देंगे कि कैसी स्थिति है, कौन सी भारतीय जनता पार्टी जो कह रही हो कितना सच है, कांग्रेस कह रही हो कितना सच है और वास्तव में क्या है, ये तब हो सकता है। लेकिन जब मोटे तौर पर हम चर्चा करते हैं तो फिर देखते हैं कि आसपास में अभी कोविड के वक्त में क्या हुआ, कैसा मैनेजमेंट रहा, सरकार ने किस तरीके से काम किया, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है, उसमें सरकार कैसे काम कर रही है, ये सब तो बता सकते हैं, ये सब तो कह सकते हैं। उनके संगठन की स्थितियाँ, उनके सारे संवाद जो हो रहे हैं उनको लेकर के बता सकते हैं कि उनके संगठन के हालात क्या है, अच्छे हैं या बुरे हैं या कमजोर हैं, कौन सा संगठन बेहतर काम कर रहा है, ये सब चर्चा कर सकते हैं। लेकिन ऑडिट अगर करना हो कि सचमुच में कांग्रेस ने या बीजेपी ने कितना काम किया कितना नहीं किया है, तो उसके लिए तो एक वक्त चाहिए, और उस वक्त वही बड़ा मेहनत का काम है और बड़ा खर्चीला काम है। सारे डाटा इकट्ठा करके उन पे लेकर के बोलना, ऐसी सीरियस डिबेट, ऐसी सीरियस बातें आप अगर करवाना चाहेंगे तो 1 महीने का टाइम दे दीजिए और हम सब बता देंगे कि सब कांग्रेस की सरकार ने क्या किया है, पहले क्या हुआ था, आज क्या स्थिति है, 2023 में क्या होगा, हम ये भी कह सकते हैं निश्चित रूप से इन चांसेस के साथ में। लेकिन इस वक्त तो सिर्फ यही कह सकते हैं कि जो कुछ मोटे तौर पर नजर आता है कि मैनेजमेंट कोविड जो परेशानी का विषय था उसका क्या किया, उसमें कैसे रहे, महंगाई का जो सिलसिला उसमें सरकार ने क्या किया, उसमें कैसे रहे, लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है उसमें क्या किया और उसमें हम कैसे रहे, इन बातों को कहा जा सकता है। उसके बाद में संगठन का जो स्वरूप है, इनके जो अपने झगड़े चल रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो चाहे कांग्रेस के अंदर हो, उनको भी हम साफ साफ बता सकते हैं। बाकी ये कह करके कि हम पूरे आंकड़े लेकर के बैठ जाए, ये संभव नहीं है। ये संभव तभी हो सकता है कि या तो फिर खोल के बैठे पहले से ला करके, लेकिन हम उस तरीके से नहीं कर सकते ना बात जिस तरीके से राजनेता करते हैं। राजनेता तो बहुत अलग तरीके से बात करते हैं, उड़ा देंगे खट से, हमें कहते हैं कि नहीं ये तो अखबारों की बात है, नहीं तो ये तो कुछ है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जो कुछ किया है 2 दिन में बैठ करके अपने लोगों के साथ में, जो उनका एक मानसर से जो चल रहा था, जो यहाँ तक पहुँचा है, उसमें मुझे ये लगता है कि मुख्यमंत्री अपने दबदबे के साथ में बहुत आगे हैं। और माखन साहब जिन्होंने कि उनको कहा था कि साहब हमारे स्टार वो हैं, प्लेयर हैं, वो सब लगा कि जैसे समान एक निगाह से देखने का सिलसिला बन रहा है। और मंत्रिमंडल के विस्तार में हमने ये सोचा था कि साहब अगर मुख्यमंत्री की चलेगी तो मंत्रिमंडल में 2-3 लोग शामिल होंगे, वो भी वही होंगे जिनको वो चाहेंगे, और नहीं चलेगी तो फिर वो जो जैसा वो चाह रहे हैं वैसा, तो ये तो रिजल्ट निकाला जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हम किसी के सदस्य हैं नहीं कि सब ये इनके साथ में क्या वही। और उसी तरीके से जो सामने राखी जी की पार्टी का भी हाल सब पता है कि गुलाब जी क्यों बोलते हैं, राठौड़ जी क्यों बोलते हैं, दूसरे साथ क्यों बोलते हैं, और फिर सब क्या हो रहा था, ये सब हो रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज में वो पवित्रता नहीं रही, वो कमिटमेंट नहीं रहा जो हुआ करता था। मैंने देखा है, हमने देखा है, ये सब आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, भैरव सिंह जी के जमाने में देखा है, ललित जी के जमाने में देखा है, वसुंधरा जी को छोड़ दीजिए, वसुंधरा जी के जमाने की बात बहुत अलग है। ये फैक्शन नहीं था, उधर भी फैक्शन होते थे लेकिन अनुशासित होते थे, वो गाइड होते थे और उसके बाद में सारी बातें होती थी। कांग्रेस में फैक्शन होते थे लेकिन वो
अनुशासित होते थे, ऐसा नहीं होता था, या फिर तोड़ के अलग हो जाते थे। कुंभाराम चौधरी वगैरह हुए ना, पार्टी बनी ना, देखिए ना उसके बाद में कैसे एका हुआ है सारा सिलसिला। तो ये सिर्फ ये कहना कि नहीं हम बिल्कुल हम तो अब ऐसे आगे बढ़ रहे हैं, वापसी करेंगे। पहली बात तो ये कि क्यों माना जाता है साहब कि बदला बदली होगी, कांग्रेस जाएगी और बीजेपी आएगी, या बीजेपी जाएगी और कांग्रेस आएगी, ऐसा क्यों होगा? इस पे जब तक डिटरमिन नहीं होंगे पॉलिटिकल पार्टी के लोग, ये ना कहें कि ना अब हमारे रहते हुए इसकी वापसी नहीं हो सकती, क्योंकि हमने पीपल को इतना विन किया, इतने डीपली पहुंच गए हम उनके पास में कि अब हमें जरूरत नहीं है। और फिर ये सब जो जाति गठबंधनों को जो बनाने का चेष्टा, ये भी नहीं होगी। अगर पार्टी का अपना जो प्रोग्राम है और पार्टी के अपना जो कैडर है वो अगर ऑनेस्ट रहे, अपना कमिट रहे, तो उसके बाद में बात नहीं होगी। यहाँ तो आंख दिखाते हैं, मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वही आंख दिखा रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष को दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री को दिखा रहे हैं, वो सामने जाते ही बड़े अलग तरीके से। तो इससे क्या लगता है आपको, इससे क्या लगता है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है? नहीं, और मैं बिल्कुल नहीं स्वीकार करता कि कांग्रेस के पास में इस वक्त जो ये 3 दिन का देखने के बाद में कि कोई बहुत ही मधुर संबंध बन गए हैं लोगों के, बहुत कमिटमेंट स्ट्रॉन्ग हो गए हैं और अपनी वापसी के लिए वो उनको तो सिर्फ ये लग रहा है कि मुझे क्या मिलने जा रहा है, मेरे गुट को क्या मिलने जा रहा है, मेरे समर्थकों को क्या मिलने जा रहा है। अगर कैसे भला होगा कांग्रेस का 2023 में? मैं वापस आऊंगा आपके पास। देखिए, मैं सिर्फ कांग्रेस पे केंद्रित नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पॉलिटिकल पार्टीज का जो हाल है ये अपने आप में ठीक नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज अपने मैनिफेस्टो के लिए ये कह सकते हैं कि सभी तरफ हालात ऐसे ही हैं। अभी कमिटमेंट की जो बात हो रही है वो जो सब अपना देख रहे हैं कि मेरा भला कैसे हो सकता है। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। 2023 देखिए, 2 साल पहले हर राजनीतिक दल, यूं तो देखिए अब कोई नहीं बैठता है, चुनाव के 1 महीने बाद ही सब रिलैक्स मूड से वापस उतर जाते हैं कि अगला लक्ष्य हमारा ये है, देखना है। और देश में चुनाव तो कहीं ना कहीं चलते ही रहते हैं, तो रिवाइज होते रहते हैं। 2023 राजस्थान के लिए है। कांग्रेस की इस कवायद को 2023 के लिए देखा जा रहा है। अगर 2023 के लिए कांग्रेस कवायद कर रही है तो बीजेपी विपक्ष में, वो तो मुझे लग रहा है उनसे भी पहले विपक्ष में जो पार्टी होती है, किसी भी सत्ता पक्ष की पार्टी को वो चिट्ठे खोलने की पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी स्थितियां ये हैं और सरकार ने जो वादे किए थे वो धरातल पे ये हैं। कोई भी पार्टी हो, बीजेपी नया काम नहीं कर रहे, कांग्रेस भी यही करती थी। तो 2023 के लिए एक सवाल खड़ा किया ओम जी ने कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सहजता दोनों ही तरफ नहीं है। हर व्यक्ति ये देख रहा है कि मेरे को क्या मिलने वाला है उससे। श्याम जी, आवाज सुनी श्याम जी आपने मेरी? हाँ योगेंद्र जी, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं दोनों पार्टी के हालात अच्छे नहीं हैं। राखी जी भी अंदर से जानती है कि इनकी पार्टी में क्या कुछ घटित हो रहा है। ये बात सही कि कांग्रेस की स्थिति भी पहले जैसी नहीं है। अब सही बात है, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि सत्ता आती है, काम भी बहुत हो जाते हैं, उसके बाद सत्ता चली जाती है। किन कारणों से जाती है ये तो बात है कि जब तक आपका संगठन मजबूत नहीं होगा तो आप वापस से कार्यकर्ताओं के माध्यम से जीतते हो, उनको आप समय पर नहीं दोगे, हिस्सेदारी नहीं दोगे। अगर सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं होगा, जैसे वसुंधरा जी विकेंद्रीकरण लेट कर रही थी, वो अशोक गहलोत कर रहे हैं, तो दोनों पार्टियों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं। बहन भाई का संबंध जो विधानसभा में उजागर हुआ था, कहे गए थे कि मेरी तो दोस्त की बहन है, तो अब वो ये भी हो गया कि अब तो उनके भतीजे भी भाजपा में शामिल हो गए, तो अब वो भी खत्म हो गया कांग्रेस बीजेपी वाला। तो बहुत सारी चीजें अंदर की चीजें जो बाहर आ गई है, तो है बहुत सारी चीजें। तब अब मैं कह सकता हूँ अशोक गहलोत ने मतदाता कितना सब चीजों की बात योगेंद्र जी, मतदाता अंदर से बहुत कुछ समझता है, जब भी सत्ता का परिवर्तन होता है, नहीं तो सत्ता का परिवर्तन हो ही नहीं। एक ही पार्टी चलती रहे, जैसे पहले कांग्रेस इतनी अच्छी स्थिति में थी कि दूसरी पार्टी कोई खड़ी नहीं हो पाती थी, तो कुछ लाते थे और बाकी कांग्रेस ही शासन कर रही थी काफी समय तक। अब भाजपा मजबूत होकर के सामने आई तो 5 साल ये 5 साल वो 5 साल वो, इस तरह की गतियां होने लगी है। तो लेकिन देखिएगा कि एक अशोक गहलोत में ये तो हिम्मत है कि वो रिव्यू बैठक कर रहे हैं, और वो भी हाईकमान के भेजे हुए प्रतिनिधि के साथ। ये कुछ तो किया होगा, ये बात तो नहीं है कि कुछ भी नहीं किया होगा, कि कागजी तौर पर कुछ हो रहा होगा, किया तो है। अब वो कह रहे हैं 28% जो बाकी बचे हैं उस पर प्रोसेस चालू हो गया, 92% हम कर लेंगे, जिस तरह का दावा करें। ये भी बात सही है कि सारी चीजें पूरी नहीं होती है, उसमें एक चीज शुरू हो जाती है तो उसको वादे को पूरा मान लेते हैं जैसे राखी। लेकिन सबसे चिंता का विषय है कि राजस्थान में 26% बेरोजगारी है, उसको कैसे आप रोजगार दे पाओगे, ये बहुत बड़ा चुनौती। आज कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई, ये पार्ट घोषणा पत्र के नहीं होते, क्योंकि घोषणा पत्र में सारी चीजें बहुत सारी होती नहीं है, जो दिखती है वो होता नहीं है। इसके अलावा आप दिखेगा कि
कानून व्यवस्था, महंगाई, ये 3 मुद्दे ऐसे हैं ज्वलंत जिसको हम कैसे पूर्ति कर पाएंगे। और प्रतिपक्ष आरोप लगाने के बजाय उसको बताना चाहिए कि विधानसभा आएगी सितंबर में, आप खुल करके डिबेट कीजिए, आपके विधायक हैं और प्रतिपक्ष के नेता हैं, वहां पर आप सरकार से पूछ सकते हैं, क्वेश्चन लगा सकते हैं कि सरकार ने क्या क्या वादे किस में कितने कितने पूरे किए। तो देखिए साधन आपके पास है। श्याम जी एक बात जानना चाहता हूँ, श्याम जी एक बात जानना चाहता हूँ मैं, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि अमित शाह साहब जब आए थे यहाँ पे किसी दलित बस्ती में, उन्होंने भोजन भी किया था। मैंने सवाल भी किया था उनसे कि सर ये आया राम गया राम, एक बार ये एक बार वो, कि ये बिल्कुल अब की बार ये सारा भ्रम दूर हो जाएगा और जनता साथ में है। आज अगर राहुल गांधी आते हैं तो वो भी यही बात बोलेंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि जनता जो वोट कास्ट कर रही है कि एक बार वो एक बार ये जनता राजनीतिक दलों का जो टेस्ट देते हैं वो ठीक नहीं है, या फिर राजनीतिक दल भी उसे डरने में हो गया है कि मस्ती से एंजॉय करिए, 5 साल जनता को करना वही है जो तय करके बैठी हुई है, इससे कुछ नुकसान हो रहा है या कंटिन्यू सरकार को किसी को अवसर देने से ज्यादा फायदा होगा? देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार से अमित शाह भी दावा कर रहे थे कि हम तो सत्ता में आ रहे हैं, हमारे पास तो 180 सीट का दावा वसुंधरा जी कर रही थी, उस आगे राखी जी इसकी गवाह है कि जोधपुर में पहली जो बैठक की थी 180 सीट जीतेंगे। अरे जब इतनी 180 सीट के बजाय ये तो 80 भी नहीं जीत पाए पूरी की पूरी। तो ये देखिएगा जो आप कहते हो अकेले बीजेपी कुछ नहीं। आज देखिए सरकार में सीट कितनी आएंगी उसका दावा अभी कांग्रेस नहीं कर रही है। टाइम है, अभी 3 साल पूरे करने जा रहे हैं, 2.25 साल हुए हैं, लेकिन सरकार में हम 2023 में वापसी करेंगे, ये कांग्रेस ने अपना दावा स्टार्ट कर दिया है। तो मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि क्या जनता की रग को नहीं पहचान पा रहे हैं, या फिर जनता का भरोसा टूट रहा है राजनीतिक दलों से कि नहीं इन्होंने जो प्रॉमिस किए थे पूरे नहीं किए, इनको बाहर करिए। ये कि प्रचलन बन चला है क्योंकि 98 से ये सिलसिला चल रहा है अभी हमारे। जब योगेंद्र जी, जब सत्ता के लेने के लिए आपके पास संगठन नहीं है तो किस आधार पर आप वापस से चुनाव जीत के आओगे? जिनके पास तो आपको जिला परिषद के 12 सर, ये आज की बात नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि जिनके पास में पहले संगठन भी रहा, सब कुछ रहा, उसके बावजूद भी ये स्थितियां बनी। मैं वापस आऊंगा, मैं राखी जी के पास जाना चाहूंगा। राखी जी, ये मुझे लगता है कि आप लोगों की मीटिंग्स होती होंगी, निश्चित रूप से इस पर चर्चा भी होती होगी संगठन के स्तर पे, हमें भी बताया जाता है वापसी 98 के बाद में कोई नहीं कर पा रहा है, ना बीजेपी ना कांग्रेस। मुझे लगता है कि ऐसा कोई नहीं कोई कोर कसर छोड़ रहा होगा अपने स्तर पे, संगठन के स्तर पे, सरकार के वादों पर जो कुछ कर सकते हैं पार्टियां कर भी रही होंगी। क्या ऐसी वजह है? ये कॉमन प्रॉब्लम है बीजेपी की और कांग्रेस की, कभी इसमें गौर करते हैं कि आखिर वजह क्या है? अभी जैसे मैं एक जगह सुन रहा था, अभी एक मैं छोटी सी बात बताना चाहूंगा, मैं सतीश पूनिया साहब का जिक्र करना चाहूंगा। सुजानगढ़ में बाई इलेक्शन जो अभी था, मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था, तो उन्होंने कहा कि देखिए योगेंद्र जी, यूं कहें तो बारी हमारी है अब की बार, क्योंकि एक बार कांग्रेस जीतते हैं, वहां एक बार बीजेपी जीते, तो कांग्रेस जीत चुकी मेन इलेक्शन में, अब तो बारी हमारी है। तो ये बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये कोई रचनात्मक ऐसी कोई चीज है कि हम जनता को भरोसा जीत सकें? 98 से अगर कंपैरिजन किया जाए दोनों पार्टीज का, तो अशोक गहलोत जी की तीसरी बार वो मुख्यमंत्री हैं, और दोनों बार आपने देखा कि किस तरह से जब इनकी सरकार जाती है तो 50-20 पर पे पूरी कांग्रेस सिमट जाती है। हमारी स्थिति कभी भी इस तरह की नहीं होती कि जनता ने पूरी तरह से नकार दिया गया। और कारण इसका ये है क्योंकि कांग्रेस के साथ जो तीनों बार मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस ने लड़ा चुनाव किसी और के नेतृत्व में और बनाया किसी और को मुख्यमंत्री। शायद ये इनकी इंटरनल प्रॉब्लम है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बात अल्टीमेटली ये है कि चाहे 98 के चुनाव को देख लीजिए, चाहे आप 2008 के चुनाव को देख लीजिए, और चाहे 2018 के चुनाव को देख लीजिए, जब कांग्रेस सत्ता में आई है तो किसी और के कंधे पर चुनाव लड़के गहलोत साहब जो है वो हमेशा सीएम बने। और इसका शायद यही रीजन है कि उनके जाने के बाद में जो कांग्रेस है उसकी बहुत ही बुरी तरीके से जो हार है वो राजस्थान के अंदर देखने को मिलती है। तो देखिए, निश्चित तौर पे जैसे अपन आज डिस्कशन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं कि किस तरह से घोषणा पत्र की जानकारी गहलोत साहब ने दी है, तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा होता अगर वो पिन पॉइंटेड बात करते। सिर्फ ट्वीट करना, 4-5 लाइनों में काम करना, उससे सफिशिएंट नहीं होता। पूरा किन किन क्षेत्र में क्या क्या काम हुआ है इसकी क्लैरिटी करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो बिंदु मैं बता रही हूँ वो बिंदु भी बिल्कुल आप ग्राउंड लेवल पे चेक कर लीजिए कि क्या वो बिंदु नहीं है। रोजगार की बात की तो अभी कौन कह रहे थे कि रोजगार जो उनके मैनिफेस्टो में था कि रोजगार के अवसर देंगे, लेकिन आज दूसरी कंडीशन, आज दूसरी पोजीशन पर है हम सबसे ज्यादा बेरोजगारी में। 26.6% के बारे में श्याम जी ने अभी मेंशन किया, तो क्यों ऐसा हुआ कि आधे से ज्यादा समय निकलने के बाद भी हम रोजगार की वो संसाधन, वो चीजें उपलब्ध नहीं करा पाए जो हमने वादे किए थे। और बहुत सारे मुख्य वादे, मैं तो कह रही हूँ छोटे मोटे छोड़िए, जो मुख्य जनहित से सीधे जुड़े हुए वादे हैं वो पूरे नहीं हुए।
तो कैसे जनता मानेगी कि आपने 62% कर दिया, अब अगली बार आप इसको 70 कर देना, उसके बाद हम 75 कर देंगे। हाँ जरूर एक वादा उन्होंने जरूर पूरा किया है, आते ही सबसे पहले पंचायत और पालिका चुनाव के अंदर जो शैक्षणिक योग्यता थी उस बंधन को खत्म कर दिया। सर मुझे लगता है कि ऐसा कि जनप्रतिनिधि आता है तो उसकी थोड़ी बहुत एक बेसिक स्टडी, एक बेसिक एजुकेशन जरूर होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने आकर के ये जरूर किया, इसके अलावा कोई भी वादा जो उन्होंने लिया था वो पूर्ति नहीं की, जो कि जनता के बीच में है। और जनता दिखाएगी 2023 में क्या सोच के ये सोचते हैं वापस आएंगे, क्योंकि अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में क्या हालत हुई कांग्रेस की, पिछला रिकॉर्ड वो आप सभी के सामने है। तो मुझे लगता नहीं ये सब ख्याली पुलाव के अलावा। राखी जी ये तो चलिए ये एक सेक्रीफाइस जो कर रहे हैं हम एक जगह पे आकर के कि चलिए कांग्रेस ने इतनी सीट अचीव नहीं कर पाई, हम कम से कम उस स्टेज पे तो पहुंचे कि हमारे पास सीटों का जखीरा तो रहता है कि हम हमारी मजबूत बात रख सकते हैं। ओम जी आपके पास आना चाहूंगा मैं कि आपने कुछ सवाल खड़े किए, उनका जवाब विक्रम सिंह जी दे सकते थे, वो अधिकृत है। हाँ क्योंकि हम तो देखे पत्रकार हैं और वो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम से आपके साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं, क्यों हमारे दर्शक देख रहे होंगे कि कांग्रेस को कहाँ गायब कर दिया, वो अपने टेक्निकल पार्ट्स की वजह से आउट हैं। अभी जैसे जुड़ेंगे हम आपके सवालों को जवाब दिलवाएंगे। ओम जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। देखिए ये बेशक राजनीतिक दल इस पे चर्चा करते होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करते होंगे, कि दोनों ही पार्टियां बहुत होशियार और मैं कहूं कि सुलझे हुए लोग हैं कि जो सत्ता के लिए काम करते हैं कि हमारे संगठन को सत्ता के लिए हम कैसे मजबूत कर सकते हैं। कद्दावर नेता भी हैं दोनों तरफ ही, लेकिन 2023 का बिगुल एक तरह से कहूं कि दोनों तरफ से है। जिस तरह से बीजेपी एग्रेसिव है विपक्ष के नाते और सरकार अपनी चीजों को लेकर के आगे बढ़ना चाहती है, वो बेशक डिफरेंसेज एक अलग बात है, क्योंकि अशोक गहलोत की मैं एक जो खूबी मैं देखता हूँ भैरव सिंह शेखावत स्टाइल, भैरव सिंह शेखावत की एक बात हम बहुत नजदीक से देखते हैं, आपने तो बहुत कवर किया उनको, श्याम जी ने भी किया हुआ है। वो भी किसी भी तकलीफ में, आपको ध्यान होगा जब बाड़ेबंदी चल रही थी, भजन लाल यहाँ पे आए हुए थे, तो वो शिकन नहीं आने दे रहे थे, महसूस नहीं होने दे रहे थे कि मीडिया को किसी तरह की बीजेपी में कोई डिफरेंसेज हैं, कोई परेशानी है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। वो मुस्कुराते हुए और जो पान पराग आगे कर देते थे, वो स्टाइल अशोक गहलोत की, चाहे मंथन करना हो, चाहे कैबिनेट की बैठक कॉल करना हो या फिर रिव्यू बैठकें रेगुलर करना हो, ये हम कह सकते हैं कि राजनीति में जैसे रघु शर्मा ने एक बात कही थी कि जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है, ऐसा कुछ अभी भी वो संकेत देते हैं। देखिए योगेंद्र जी आपने बड़ी सी बात की, मैं कहना ही चाहता हूँ कि जो कुछ सवाल हमारे सामने पैदा हो रहे हैं वो सन 52 के साथ में जुड़ते हैं। सन 52 से लेकर के जो इलेक्शन हुए हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ खासियत थी, वो ये थी, जिनको अगर मॉरिस जोन्स पढ़ें या रजनी कोठारी पढ़ें तो पता लगता है कि कुछ लेगेसीज रही हैं। लेगेसीज में हमने कास्ट सिस्टम को जिस तरीके से किल करने की चेष्टा की, संप्रदायों में जिस तरीके से हटा करके समन्वय में बैठाने की चेष्टा की, वो रीजनल पार्टीज ने अपने इंटरेस्ट के साथ में वापस उनको प्रज्वलित किया है और ये सबसे बड़ा संकट पैदा हो रहा है। उससे पहले लोग कमिटेड होते थे कि हमें क्या चाहिए। देखिए जनता पार्टी के निर्माण से पहले, आपातकाल से पहले इस देश की राजनीति बहुत अलग किस्म की थी। वैचारिक युद्ध हुआ करते थे पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी और बाहर भी। आपने देखा है कि कांग्रेस में कितने वैचारिक युद्ध हुए, कांग्रेस के कितने टुकड़े हुए, उसके लिए अच्छे परिणाम रहे और लोगों ने उसको स्वीकार किया, उसके बाद उनको स्थापित किया। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है वो तो ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो की और अपने घोषणा पत्र की और अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोटेक्टर की जो हैसियत थी उसको खो रही है। मुझे आबादी सम्मेलन 1956 का याद है, जिसके अंदर कांग्रेस ने रेजोल्यूशन पारित किया था कि जो कांग्रेस मतलब जो संविधान का प्रियम्बल है उसमें जो गारंटीज देने की बात है, जो पूरा करने की बात हमने की है, उसको क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो उसके लिए लगातार वो होते रहे। 10 साल के लिए ST/SC को हमने देकर के उसको बंद करने की बात की थी और एक अलग से सिलसिला बनाने की बात की थी, वो भी हम नहीं कर सके। हर 10 साल बाद में वापस ST/SC को वैसे के वैसे क्रिएट कर लेते हैं। तो ये सारे किसने किए, ये सब हम पहचानते हैं ठीक से कि जातियों के जागृत होने से लाभ किसको हो रहा है, संप्रदायों के जागृत होने से लाभ किसको हो रहा है। ये सारे संकट है जिसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि 2023 में क्या होगा, इसलिए समन्वय बिठाने की राजस्थान के संदर्भ में एक बात कह सकते हैं कि रीजनल पार्टी बनाने की बहुत लोगों ने कोशिश की है। आज भी नेशनल आइडियोलॉजिकल जो पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, राजस्थान उसको डाइवर्ट नहीं हो रहा। देखिए एक खेमा, एक तबका, ये कहें कि एक बेल्ट, देखिए एक वक्त में हुआ है, स्वतंत्र पार्टी के निर्माण के साथ में हमने देखा, लोकदल के निर्माण के साथ में हमने देखा, जनता दल के निर्माण के साथ में आइडियोलॉजी उस तरह की, बिल्कुल वो एक आइडियोलॉजी जिसे हम समाजवादियों की कहें कि कुछ कहें, जो लोग
किसान नेतृत्व को पसंद करके, वो चाहे लोकदल रहा हो चाहे जनता दल रहा हो, वो एक खेमा चला गया, लेकिन उन्होंने खुद ने 10 तरह के गुट बना लिए, और जैसे आप कह रहे हैं कि अपने स्वार्थों के लिए पार्टियों के बंधन में रीजनल पार्टीज में चले गए, चाहे लालू यादव रहे चाहे मुलायम सिंह यादव रहे हो, बहुत कद्दावर नेता उस वक्त इन पार्टियों से जुड़े हुए रहे थे, वो चाहे चौटाला रहे हों, बहुत सारे लोग थे। लेकिन अब राजस्थान के उसमें तो हम कह सकते हैं कि अभी भी राजस्थान की जनता थर्ड फ्रंट को अब राजस्थान की जनता पे मैं बात करता हूँ कि कांग्रेस के लिए क्या महत्वपूर्ण लग रहा है ये सारा सब कुछ। कांग्रेस में वही लीडर स्थापित होगा जो विभिन्न जातियों में, वर्गों में और संप्रदायों में समन्वय स्थापित कर सकेगा, और वो तासीर किसमें है हम बहुत आराम से और बहुत स्पष्ट रूप से समझ, वो तो सभी पार्टियों में, सभी पार्टियों के लिए कह सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में वो समन्वय, वो सब स्वाद कौन पैदा कर सकता है? जो इंडिविजुअल ऐसा कर सकेगा वही उस पार्टी के नेतृत्व को स्थापित कर सकेगा, उसके अलावा रास्ता है। विक्रम सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? विक्रम सिंह जी, जी बिल्कुल सुन पा रहा हूं। राखी जी ने एक सवाल खड़ा किया है कि हम लोग, चलिए बात सही है कि कोई ना कोई हमारी कमजोरी रही होगी, हम सरकार से बाहर होते चले गए, लेकिन हम कांग्रेस की तरह उस स्थिति में नहीं गए कि एक बार 50 पे आकर के रुके, उसके बाद में 21 पे आकर के रुक गए। वो स्थिति हमारी नहीं रही। एक बहुत मजबूत विपक्ष के रूप में जनता ने हमें स्वीकार किया। देखिए, ये सरकार कई बार जाती है नेशनल मुद्दों पर चली जाती है, और आपने देखा होगा कि इससे पिछला जो चुनाव हो स्पष्टतः मोदी जी के नाम पे हर मोदी, घर घर मोदी करके इन्होंने पार्षद के चुनाव, नगर परिषद के चुनाव, पंचायत के चुनाव, लोकसभा, विधानसभा के सारे चुनाव मोदी जी के नाम पर लड़े गए थे। हर चुनाव में अलग मुद्दा रहता है, लेकिन अब की बार जो पिछले जो 2 चुनाव हुए हैं इन्होंने मोदी जी के चेहरे पे लड़े, तो जनता बुलावे में आ गई है। लेकिन अब जनता देख रही है कि मोदी जी के नाम पे किस तरह से ठगे गए हैं। अब आप देख ही रहे हैं किस तरह से जनता पीड़ित है कोरोना काल में। तो इस चुनौती से आप बाहर आ गए क्या? अब की बार ये लड़के स्पष्ट बहुमत के साथ कभी नहीं आई कांग्रेस सरकार पिछले 20 साल में। की बार ये स्पष्ट बहुमत के साथ पिछले 20 साल में आप आए नहीं है। देखिए, आप भी ऐसे एक बीजेपी का भी है। सैनी साहब ने सही इंटरप्ट किया है, बिल्कुल ये हाल बीजेपी का भी हुआ है। आज ये 75 सीट लेके भी करें विपक्ष में, और किस तरह से, और सैनी साहब राखी जी को पता भी है कि आज ये 75 भी 2 टुकड़ों में बटे हुए हैं, 40 अलग है, 34 अलग है। आप तो 2 ही कह रहे हो, लेकिन आप दिख रहा है। आप कैसे बात कर सकते हैं? आप तो 2 ही बता रहे हो। कितना मजबूत विपक्ष है वो दिख रहा है। विक्रम जी आप तो 2 ही के घर शीशे के होते हैं, वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते। विक्रम, हाँ, मैं ये कहावत राखी जी आप पर भी लागू होती है। आपने जो बोला उसी का जवाब दे दिया। मैं माफी चाहूंगा, समय कम है सर, आपके यहाँ पोस्टर वार चल रहा है। आज का ताजा उदाहरण देख लीजिए। चलिए, मैं माफी चाहूंगा विक्रम जी, मैं रोकना चाहूंगा आप लोगों को। मैं श्याम जी के पास जाता, लेकिन समय का अभाव में रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। तो चलिए, राजस्थान में सरकार का मंथन है। सरकार का मंथन इस लिहाज से कह सकते हैं कि संगठन के स्तर पे विधायकों से चर्चा और आपके मैनिफेस्टो पे जो चर्चा की, वो एक तरह से मंथन है। अब देखना होगा इस मंथन में से निकलता क्या है, क्योंकि और निकलता है जिसपे सबकी नजरें अमृत पर रखी हुई है, वो अमृत कौन पीता है ये भी देखने वाली बात होगी। खैर, लेकिन जनता को नजर मैनिफेस्टो पे है कि उनके हित जो हैं वो मैनिफेस्टो में है। सरकार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये 2023 तय करेगा। कौन मंत्री बनता है नहीं बनता है, किसकी परफॉर्मेंस क्या रहती है, लेकिन उसे मैनिफेस्टो से मतलब है, जिसका जिक्र AICC के निर्देशन पर हो रहा है और कितना इंप्लीमेंट होता है। लेकिन इस पूरी बहस में एक चीज मैं जरूर कहूंगा, कोशिश करेंगे कि सरकारों तक, हम राजनीतिक दलों तक बात पहुंचाएं कि आप लोगों को मैनिफेस्टो जब इतना फोकस करके चलते हैं, कैबिनेट में पारित करके अधिकारियों को से थमाते हैं, तो आपको कोई ना कोई एक एजेंसी रखिए, या कहें कि एजेंसी का मतलब आपके पार्टी के वर्कर से दूसरे स्टेट से बुला के उसकी ऑडिट जरूर कराइए कि वास्तव में धरातल पे स्थिति क्या है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।